नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करना ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें एक चीज़ है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, बहुत ही ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक सीधा सा, लेकिन यहाँ पर जो टर्म दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, ऐतिहासिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा गया, कोई टेक्निकल नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, यहाँ वर्ड दिया गया एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर इन द ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ऐतिहासिक समाजशास्त्र के विकास में मैक्स वेबर के योगदान की व्याख्या करिए। किस टर्म पे मेरा फोकस है? व्याख्या वर्ड पे, एक्सप्लेन पे। अब नीचे देखिए, यहाँ पर इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों के योगदान का मूल्यांकन करिए। यहाँ पर एक्सप्लेन वर्ड नहीं है, यहाँ पर जो वर्ड है वो है इवेलुएट। ठीक है, इसके नीचे देखिए, डिफाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर दिया गया क्रिटिकली डिस्कस मतलब कि समालोचनात्मक विवेचना करिए। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 वर्ड है। पहले में है एक्सप्लेन, दूसरे में है यहाँ पर इवेलुएट, और तीसरे में यहाँ पर दिया गया है क्रिटिकली, कहाँ गया क्रिटिकली, यहाँ पर दिया गया क्रिटिकली डिस्कस। ठीक है, 3 क्वेश्चन 3 वर्ड। अब इस चीज़ को अगर आप जितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपका आंसर उतना ही परफेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपसे बात करूँगा, इसमें क्या मुझे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे पर्पज़ क्या है कि अगर किसी को ये लगता है कि यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं, देखिए बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन, दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत की व्याख्या करिए, दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करिए, और दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत की समीक्षा करिए। क्वेश्चन सेम है, अंतर कहाँ पर है? व्याख्या करिए, आलोचनात्मक व्याख्या करिए और समीक्षा कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, लेकिन जो लोग इनका मतलब समझते हैं कि एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है, क्रिटिकली एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है, और यहाँ पर समीक्षा का क्या मतलब होता है, तो उनके लिए जो आंसर का प्रारूप होगा वो अलग होगा। मेरा उद्देश्य इसमें आपको यही बताना है, और फिर मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे लिखें। देखिए, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कितने प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न प्रारूप ए है, उसमें आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एलाबोरेट, इलस्ट्रेट, डिफाइन, डेलिकेट मतलब कि व्याख्या कीजिए, समझाइए, सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, वर्णन कीजिए, निरूपण कीजिए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। जहाँ पर भी आपको ऐसे वर्ड दिखें तो इनका आंसर कैसे लिखेंगे आप? इनका जो आंसर होगा, आप यहाँ पर देखें, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी शुरुआत में क्या हो सकता है? उसकी डेफिनेशन हो सकती है, उसकी पृष्ठभूमि हो सकती है, जो चीज़ आपसे पूछा गया है। फिर उसके बारे में, उस विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हम दुर्खिम के श्रम विभाजन के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पर इसको हम डिटेल में देखेंगे, और फिर इसका एक अच्छा अंत। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जब क्वेश्चन पूछा गया था समझाइए, व्याख्या करिए, दुर्खिम के श्रम विभाजन को समझाइए, व्याख्या करिए, तो यहाँ पर कहीं पर भी उत्तर में आपको उसकी आलोचना नहीं करनी है, कहीं पर भी उसकी समीक्षा नहीं लिखनी है, और ना ही वहाँ पर अपने कोई विचार रखने हैं। ध्यान रखिएगा, अगर दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत की व्याख्या पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु की विस्तृत चर्चा करना है कि दुर्खिम का श्रम विभाजन है क्या, उसके कारण क्या क्या हैं। ठीक है, बस ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आलोचना, ये सब बातें नहीं लिखनी। अब जो दूसरा टाइप आता है, आपसे पूछा जाता है, वहाँ पर क्रिटिकली लग जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन टाइप ए है उसी के पहले क्या लग जाता है? क्रिटिकली एक्सप्लेन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकली डिस्कस। जो डिस्कस वर्ड है, ठीक है, इसके आगे लग गया क्रिटिकली मतलब कि समालोचनात्मक विवेचना करिए। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तब आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हिंदी में क्या वर्ड आएगा? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में क्रिटिकली डिफाइन, क्रिटिकली एलाबोरेट। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है उसका मतलब ये है कि आप एक बढ़िया शुरुआत करिए, जिसमें आप डेफिनेशन से शुरुआत या पृष्ठभूमि से शुरुआत कर सकते हैं। फिर विषय वस्तु की चर्चा करिए। जैसे कि दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या पूछा गया, तो उसकी थोड़ी सी पहले तो आप पृष्ठभूमि तैयार करिए, फिर विषय वस्तु के बारे में बताइए, और फिर चूँकि यहाँ पर पूछा गया आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो आप इसका यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आपका होता है आपके आंसर प्रारूप का,
वो होता है इसकी आलोचना, अर्थात इसके नकारात्मक पक्षों की चर्चा करेंगे और फिर फाइनली एक अच्छा अंत हम करेंगे। और अच्छा अंत जो होगा आप उसके पॉजिटिव पक्षों की चर्चा करते हुए लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर समीक्षा वगैरह ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। आपका आंसर तो सिर्फ यहीं पर हो जाता है कि विषय वस्तु की नकारात्मक पक्षों की चर्चा करते हुए आप उसका अंत कर दें। आपसे वहाँ पर समीक्षा या आपकी राय या वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम आप अपने आंसर को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो जो यहाँ पर अंत करेंगे वो हम उसकी कुछ पॉजिटिव पक्षों की चर्चा करते हुए कॉमा दे करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन टाइप सी आता है वहाँ पर आपसे पूछा जाता है समीक्षा करें। जो एग्जामिनर होता है वो हमारी कॉपी को क्या करता है, एग्जामिन करता है। एग्जामिन का मतलब वो हमारी कॉपी को उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव हर पक्ष की चर्चा करते हुए फिर वो अपने हिसाब से मार्क्स देता है। तो जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जामिन करिए तो आप उसके जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में बताएंगे, फिर क्या करेंगे उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव और फिर अपनी राय भी वहाँ पर दी जाती है। इवेलुएट, एग्जामिन, डिस्कस, कमेंट, एनालाइज, अकाउंट फॉर, ठीक है। परीक्षण कीजिए, परिचर्चा कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, एनालाइज, ठीक है, विश्लेषण कीजिए, अकाउंट फॉर। तो ये जब वर्ड आएंगे तो ये क्वेश्चन टाइप सी है, ठीक है। सी पर फोकस मत करिए, ये देखिए कि इनका आंसर हमारा कैसे होगा। जब आप इसका आंसर लिखने बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा शुरुआत कर सकते हैं बेहतरीन डेफिनेशन के साथ, विषय वस्तु की चर्चा करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, पॉजिटिव पक्षों पे चर्चा करेंगे और फिर फाइनली एक कंक्लूजन भी बेहतरीन सा देंगे भविष्य की ओर। उसमें उसकी क्या प्रासंगिकता है या फिर वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है और भविष्य की ओर वो किन किन सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायक हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप बेहतरीन निष्कर्ष दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 टाइप के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है उसके 3 रूप हैं, तीनों का आंसर अलग होगा। दुर्खिम के श्रम विभाजन सिद्धांत की व्याख्या करिए, आलोचनात्मक व्याख्या करिए और तीसरा क्वेश्चन है समीक्षा करिए। चलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतना बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले दुर्खिम का श्रम विभाजन क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उद्देश्य क्या है इसके पीछे, श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम का क्या विचार है, फिर इसकी हम आलोचना देखेंगे और फिर हम मूल्यांकन और निष्कर्ष करेंगे। अगर क्वेश्चन टाइप ए होता व्याख्या करिए तो आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, क्वेश्चन टाइप बी होता तो आपसे ये दोनों पूछा गया है, उसकी आलोचना भी करिए, क्वेश्चन टाइप सी होता तो ये तीनों पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, श्रम विभाजन दुर्खिम का जब टाइम है आप देखिए ध्यान से, तो दुर्खिम के वक्त में औद्योगिकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों में जो समाज में प्रचलित मूल्य हैं उनके बारे में एक मतता का अभाव है, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है और उस समय की औद्योगिक कालीन समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आ रही थी। उस समय के जो अर्थशास्त्री थे जैसे एडम स्मिथ, इन्होंने श्रम विभाजन की पॉजिटिव व्याख्या किया और इन्होंने अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्याख्या किया। वहीं कार्ल मार्क्स जो था वो श्रम विभाजन की नकारात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर रहा था। तो अब दुर्खिम के सामने क्या चुनौती थी, अगस्त काम्टे के शिष्य के रूप में दुर्खिम के सामने बहुत ढेर सारी चुनौतियां थी। एक चुनौती ये भी थी कि समाजशास्त्र को कैसे एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है श्रम विभाजन का के बारे में बताने का, दुर्खिम का क्या उद्देश्य मुख्य था कि श्रम विभाजन की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करना। दुर्खिम ने कहा कि जो श्रम विभाजन है वो एक समाजशास्त्रीय घटना है, इसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए। और आप याद रखना दुर्खिम प्रकारवादी विद्वान हैं, तो वो किसी भी घटना का पॉजिटिव पक्ष की वो चर्चा करेंगे। तो श्रम विभाजन के प्रकार्यात्मक पक्षों को उजागर करना, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के नकारात्मक पक्षों की चर्चा किया था। सामाजिक एकता की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों की प्रकृति को समझाना और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करना, यह हो गया उद्देश्य। जब मैं आपसे कह रहा था कि आप एक अच्छी शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत अगर आपके पास ज़्यादा वर्ड्स हैं, 600 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यही अगर बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर दे और आंसर को 250 वर्ड में मांगे, 300 वर्ड में मांगता है, तब आप क्या करेंगे, आप अपनी शुरुआत जो कर सकते हैं वो श्रम विभाजन के
अर्थ से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं। तो श्रम विभाजन का अर्थ क्या बताया दुर्खिम ने? दुर्खिम ने कहा श्रम विभाजन कुछ भी नहीं है, सामाजिक विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जहाँ पर समाज के विकास के साथ समाज के हर काम को अलग अलग लोगों को करने के लिए दे दिया जाता है, यही है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का कारण क्या बताया दुर्खिम ने? देखिए, चूंकि जो प्रकारवादी होते हैं वो हर घटना के उद्भव का कारण किसे मानते हैं? समाज को। तो श्रम विभाजन के उद्भव का कारण क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर दो वर्ड यूज़ कर दिया, भौतिक घनत्व में वृद्धि और नैतिक घनत्व में वृद्धि। देखिए, यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रम विभाजन का कारण दुर्खिम ने कहा जो हमारा प्रारंभिक समाज था वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम थी, संसाधन बहुत ज़्यादा थे, लोगों के बीच कोई संघर्ष नहीं था, प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के साथ, और ये जो जनसंख्या में वृद्धि वर्ड है इसको उन्होंने कहा जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि। जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, संसाधनों का अभाव होने लगा, तो संसाधनों को लेकर के लोगों के बीच संघर्ष होने लगा। तो ये जो समाज था इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। इसी जिम्मेदारी को यहाँ पर दुर्खिम ने नैतिक घनत्व में वृद्धि बोला कि जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि हो गई कि वो बढ़ी हुई जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करे और समाज में व्यवस्था को स्थापित करे, ठीक है, इस संघर्ष को खत्म करे, सहयोग और सामंजस्य की भावना को उत्पन्न करे। यही आई समाज के नैतिक घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। तो श्रम विभाजन का कारण क्या बताया दुर्खिम ने? जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि और उसके बाद उत्पन्न हुई जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। फिर इसके बाद दुर्खिम ने बताया कि श्रम विभाजन, अभी और भी इसमें पॉइंट है, लेकिन जब मैं आपको ऑप्शनल पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर और डिटेल में बात करेंगे। श्रम विभाजन के लाभ बताया। मैंने कहा कि दुर्खिम प्रकारवादी हैं, तो हर चीज़ की, हर घटना का, आत्महत्या की बात करेंगे, लाभ की चर्चा करेंगे, धर्म की बात करेंगे, लाभ की चर्चा करेंगे, श्रम विभाजन की बात कर रहे हैं तो लाभ की चर्चा करेंगे। श्रम विभाजन के प्रकार क्या है? तो देखिए, श्रम विभाजन का प्रकार पहला जो उन्होंने बताया कि पारस्परिक निर्भरता पर आधारित सावयवी एकता की स्थापना करना। दुर्खिम ने कहा इस श्रम विभाजन और विशेषीकरण के बाद क्या होता है कि इससे लोगों की निर्भरता बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, डॉक्टर मान लीजिए हार्ट का डॉक्टर है, ठीक है, तो वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, श्रम विभाजन विशेषीकरण हुआ। लेकिन अगर उसे घर बनवाना है तो उसे इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन बढ़ा, श्रम विभाजन बढ़ा, लेकिन इससे क्या हो गई? पारस्परिक निर्भरता भी तो बढ़ गई। जो हमारा प्राचीन समाज था, प्रारंभिक समाज था, उस समय का जो व्यक्ति था वो हर चीज़ में निपुण था। ज़्यादातर लोग खेती करते थे और घर का हर मेंबर खेती कर सकता था और लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं था। तो वहाँ पर जो श्रम विभाजन विशेषीकरण था वो नहीं था या बहुत कम था, वो आयु और लिंग के आधार पे था। लेकिन आज जो है वो जटिल श्रम विभाजन हुआ और इस जटिल श्रम विभाजन ने लोगों की निर्भरता को बढ़ा दिया और इस वजह से सावयवी एकता की स्थापना। सावयवी एकता का मतलब शरीर जैसी एकता, सावयव का मतलब होता है बॉडी। जिस तरीके से शरीर के सभी अंग अलग अलग होने के बावजूद भी सभी अंग एक दूसरे पे निर्भर है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो शरीर के बाकी अंगों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, पहला लाभ। और इसी संदर्भ में उन्होंने दो प्रकार की एकता की चर्चा किया, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर श्रम विभाजन के और प्रकार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है तो कार्यों का संपादन जो होता है वो श्रेष्ठ तरीके से होता है और समाज की आवश्यकताओं की बेहतर तरीके से पूर्ति हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को ही करना होता है। एक व्यक्ति है, उसके लिए एक अलग काम है, वो पूरा टाइम उसी काम को करेगा। इससे काम का श्रेष्ठ तरीके से संपादन होगा, इससे नए आविष्कारों की संभावना होगी। एक डॉक्टर है जो 40 साल से केवल हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट के बारे में वो हर चीज़ जानने लगा, तो वो नई नई चीज़ें बना सकता है, मतलब कि हार्ट से रिलेटेड नई दवाओं को खोज कर सकता है, ठीक है। व्यक्तिवादिता की प्रकृति में कमी, क्योंकि निर्भरता में वृद्धि होती है। एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर को घर बनवाना है तो इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। इंजीनियर को बुखार आता है, कोई समस्या होती है तो उसे डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। निर्भरता में वृद्धि, इससे व्यक्तिवादिता में कमी आती है। व्यक्तिगत गुण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व में वृद्धि। जो प्राचीन समाज हमारा था उसमें एक व्यक्ति के अलग व्यक्तित्व को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, घर समाज जो कहता था वही माना जाता था। लेकिन आज इस श्रम विभाजन विशेषीकरण ने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया और इससे क्या हुआ? आपके व्यक्तित्व के गुण, अलग व्यक्तित्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इनके महत्व में वृद्धि हुई और जीवन संघर्ष आसान हो गया।
ये है प्रकार। ठीक है, अब दुर्खिम श्रम विभाजन के प्रकार की चर्चा करते हैं कि कितने टाइप का होता है। एक सामान्य श्रम विभाजन और दूसरा असामान्य व्याधिकीय श्रम विभाजन। ठीक है, अब यहाँ पर दुर्खिम कहते हैं कि एक यहाँ पर जो श्रम विभाजन है असामान्य वाला, ये समाज में समस्या उत्पन्न करता है, इसलिए इस श्रम विभाजन को रोका जाना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने समाधान बताया। ठीक है, अब यहाँ पर आलोचना भी बताई गई। जब आपसे क्वेश्चन टाइप बी पूछा जाएगा कि समालोचनात्मक व्याख्या करिए, तब हम दुर्खिम के सिद्धांत की यहाँ पर ये आलोचना पूरी बता सकते हैं कि क्या क्या दुर्खिम के सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। आलोचना क्या है? प्रकारवादी, याद रखना, प्रकारवादियों को दो आलोचना तो फिक्स है। पहली आलोचना कि ये समाज को अधिक बल देते हैं और व्यक्ति के महत्व को उपेक्षित कर देते हैं। दूसरी बात, प्रकारवादी हमेशा पॉजिटिव पक्ष की चर्चा करते हैं और नेगेटिव की उपेक्षा कर देते हैं। श्रम विभाजन विशेषीकरण का दुर्खिम ने केवल प्रकार की चर्चा किया, लाभ क्या है, हानियों की चर्चा तो छोड़ दिया। तो ये दो आलोचना तो फिक्स है, बाकी आलोचनाएं और हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम अगर आपसे क्वेश्चन टाइप सी पूछा जाए कि यहाँ पर समीक्षा करिए, तब आप मूल्यांकन भी लिखेंगे और अपना निष्कर्ष भी बताएंगे। मूल्यांकन क्या बताएंगे कि जो आलोचना हमने किया वो तो ठीक है, लेकिन क्या दुर्खिम का सिद्धांत बिल्कुल बेकार है? तो जी नहीं, बेकार नहीं है। कई मामलों में उनका सिद्धांत समाजशास्त्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। ठीक है, और बाकी नए सिद्धांतों के विकास में भी इनका जो दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर ये हम कंक्लूजन बता सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। कैसे? मैंने आपको बताया, क्वेश्चन टाइप ए है तो आपको कुछ नहीं बताना, श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम का क्या विचार है ये सारे पॉइंट लिखना है। फिर क्वेश्चन टाइप बी है तो ये सारे पॉइंट बताने के साथ ही आलोचना भी बतानी है। क्वेश्चन टाइप सी है जहाँ से आपसे समीक्षा भी पूछी गई है, तो समीक्षा में आपको अपना मूल्यांकन और निष्कर्ष भी बताना है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये रहा वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी के लिए भी लेके आएंगे टेस्ट सीरीज़। ठीक है, और पूरा ऑप्शनल। तो आप इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें आंसर टैकल करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।